हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ और भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हम लोग किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन अगर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबशन का डेटा दिया रहे तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा दिया रहे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट न्यूट्रल, इस तरह से कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करें, एनर्जी चेंज या रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन of 1 gram equivalent of acid by 1 gram equivalent of base। ठीक है, तो इससे हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इनको अफेक्ट करेगा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखिए मेनली यहाँ पे दो फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। पहला आपका है नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, सेकेंड आपका है कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन प्राइमरी फैक्टर आपका नेचर ऑफ एसिड एंड बेस है। जैसे मान लो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन ले लिया, जैसे मान लो एग्जांपल हमने ले लिया NaOH प्लस HCl। आप इसको ब्रेक डाउन करो तो NaCl प्लस H2O, हमें पता है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक कर जाएगा। HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है तो ये भी अपने आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक कर जाएगा। NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी कम्प्लीटली ब्रेक कर जाएगा, और प्लस H2O। अब यहाँ से आप सोचो कि फाइनली जो इक्वेशन है वो ये बनकर आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बनकर आ गया। अब एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दूसरा एसिड ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया H2SO4 और कोई भी दूसरा बेस हमने ले लिया KOH ले लिया, इसको ब्रेक करो तो इसको बैलेंस कर लेंगे, आपका K2SO4 हो जाएगा और प्लस आपका 2H2O हो जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये कंप्लीट ब्रेक कर सकता है इसमें, और इसमें ब्रेक कर गया 2K प्लस प्लस 2OH माइनस 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस एंड प्लस 2H2O। तो आप यहाँ से देखोगे ना तो अल्टीमेटली यहाँ भी रिएक्शन वही आया, यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टर्म्स में अगर हम बात करें ना तो अल्टीमेटली रिएक्शन वही आ रहा है। और अगर तुम इस रिएक्शन के लिए अगर तुम डेल्टा एच नॉट अगर न्यूट्रलाइजेशन निकालना चाहो ना इसके लिए, तो ये आपका -13.7 किलो कैलोरी या -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट के इक्वल आता है, क्योंकि एक रिएक्शन के लिए तो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहाँ पर भी तो अगर हम डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर निकाले, डेल्टा एच नॉट अगर न्यूट्रलाइजेशन निकाले तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो इससे एक कंक्लूजन तो ये निकल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस gives almost equal energy during न्यूट्रलाइजेशन जो है वो ऑलवेज इक्वल एनर्जी ही हमें वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जो कि किसकी उसकी वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लिया। दूसरा अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो अब वीक बेस के साथ फंडा क्या है ना कि वीक बेस जो होता है वो ऑलमोस्ट डिसोसिएट होता नहीं है, कंप्लीटली पूरा टूटता नहीं है। तो लेट
delta H ionization energy is the ionization energy of weak base for 100% डिसोसिएशन, ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो रिलीज होगा वो कितना हो जाएगा, -13.7 किलो कैलोरी और प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी अब 13.7 से कम एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि अगर मान लो 1 किलो कैलोरी का भी एनर्जी अगर यूज़ हो जाता वीक बेस को ब्रेक करने में, तो डेफिनेटली 13.7 रिलीज होना था, तो एक यूज़ हो गया तो 12.7 ही रिलीज होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमने मान लो कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड ले लिया, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच नॉट आर विल बी -13.7 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी इस बार आप वीक एसिड कर लोगे, यहाँ पे वीक बेस का ले रहे, तो ये किसके लिए था, वीक बेस, तो ये किसके लिए होगा, वीक एसिड के लिए। और अगर मान लो दोनों के दोनों अगर वीक हो गए, वीक एसिड और प्लस वीक बेस हो गए, तो डेल्टा एच नॉट आर अब क्या लिख सकते हो, तो डेल्टा एच नॉट आर का वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड और प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक बेस। तो अब इस जो डेल्टा एच नॉट आर है ना, वो ऑब्वियसली तुम्हारा जितना रिलीज होना चाहिए 13.7, उससे ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या होगा, कम रिलीज होगा। 11 हो सकता है, 11 किलो कैलोरी रिलीज हो, 10 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो, जो बचा हुआ एनर्जी है वो यूज़ हो जा रहा है उसको डिसोसिएट करने में। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम। ठीक है, तो जितने भी तरीके से, ठीक है, हम लोग तीनों को एक ही रिएक्शन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमें निकालना है फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर हमें निकालना, तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए अगर निकालना चाहो ना, तो आपको क्या करना होगा, डेल्टा एच नॉट आर निकालना है, तो समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप इससे निकाल सकते हो आराम से। अगर मान लो हमें निकालना हो फ्रॉम कंबशन, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया रहे तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, कंबशन अगर दिया रहे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आसान तरीका, डेल्टा एच नॉट आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ, क्या कर लेंगे हम, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड, फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और उसमें तीनों आपको मेथड लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमने इक्वेशन लिख लिया CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और ये आपका फॉर्म कर रहा है CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अब देखो अगर हमें लिखना है डेल्टा एच नॉट रिएक्शन फॉर्मेशन के टर्म में, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 और माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 टाइम्स 2। अब देखो ये वैल्यू 0 है, अभी हमने कहा था डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन सारे स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का आपको क्या ले लेना, 0 ले लेना। तो ये हो गया पहला। अगर हमें निकालना है डेल्टा एच नॉट सपोज कंबशन के टर्म में, ठीक है, तो कंबशन के टाइम में हालांकि CO2 का कंबशन तो आप वैसे कंसिडर कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा इक्वेशन लेंगे। अगर मान लो हमने इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना चाहा तो कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट में एक गैस है, आराम से लगा सकते हैं, तो 4 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड माइनस
ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, कितना बॉन्ड होगा 2। अब देखो ये तो लिक्विड में है, तो 2 टाइम्स डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, अब ये बदल गया गैस में, ठीक है। तो 4 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ये हो गया आपका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन। अब देखो जैसे मान लो हमें कंबशन का लिखना है, तो सपोज मान लो हमने लिख लिया H2 गैस प्लस मान लो हमने लिख लिया C2H2 गैस, और ये आपका फॉर्म कर रहा है C2H4 गैस। अब इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर आपको कंबशन के टर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा एच नॉट आर को वैल्यू, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ H2 प्लस डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ C2H2 माइनस डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ C2H4। देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का कंबशन लिख दो, सारा डेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कैलकुलेट कर लिया। तो किस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को तीनों टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।